क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एफ ए लिमिटेड एट 1 जनवरी 2016। यहाँ पर आपको ये जो वैल्यूज दी हुई हैं वो आपके पास 1 जनवरी 2016 की है। यानी कि 1 जनवरी 2016 वाले दिन का बैलेंस प्रोवाइड किया हुआ है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है। मोटर व्हीकल्स एट कॉस्ट 124,000। मोटर व्हीकल्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 54,250। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम जो होता है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। और मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट यानी कि जितनी भी मोटर व्हीकल्स थी उनकी कॉस्ट भी आपको दी हुई है और उनकी जो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थी वो भी दी हुई है। यानी कि अगर मैं नेटबुक वैल्यू ओपनिंग की बात करूं, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू क्या होगी? 124,000 माइनस 54,250। ठीक है। 124,000 मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट है और 54,250 उसकी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है। उस दिन तक की, उस वक्त तक की जो डिप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू है। यानी कि जो नेटबुक वैल्यू होगी वो 69,750 होगी। ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। और आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी हुई है जो अवेलेबल है। और ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है भाई? नंबर वन, all the company's motor vehicles had been purchased on 1st of January 2014। कंपनी में जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं, ऑल द कंपनीज मोटर व्हीकल्स, जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं, हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2014। वो सारी की सारी 1 जनवरी 2014 को खरीदी गई थी। इसका मतलब मुझे बताएं कि ये जो मोटर व्हीकल्स ऊपर दी हुई है जिसकी कॉस्ट 124,000 है, ये कितने सालों पुरानी है? जल्दी से बताइएगा चैट बॉक्स में कि ये जो मोटर व्हीकल्स आपके पास 124,000 की कॉस्ट पर दी हुई है कि 1 जनवरी 2016 को हमारे पास 124,000 की मोटर व्हीकल्स थी और इनकी 54,250 की डेप्रीसिएशन है। ये सारी मोटर व्हीकल्स 2 साल पुरानी हैं। आपने इसको 1 जनवरी 2014 में खरीदा था, 2014 का पूरा साल चलाया और फिर 2016 का पूरा साल, 15 का पूरा साल भी चलाया। ठीक है। पहली चीज ये याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2016 यानी कि इस साल, इस साल के बिल्कुल मिड में, इस साल के बिल्कुल बीच की बात करी जा रही है। On 1st July 2016, a new motor vehicle was purchased for 48,000। इस साल के दौरान मैंने एक नई मोटर व्हीकल परचेज करी है और वो 48,000 की है। The cost was settled by a check payment of $28,000, the balance by the part exchange of an old motor vehicle। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैंने 1 जुलाई 2016 को, मैं 1 जुलाई 2016 को एक और न्यू मोटर व्हीकल खरीदने गया ना, तो वो जो न्यू मोटर व्हीकल थी ना, दुकानदार ने बोला भाई ये 48,000 की है। ठीक है जी। दुकानदार ने बोला भाई ये चीज़ आप खरीदना है, ये चीज़ 48,000 की है। द कॉस्ट वॉज सेटल्ड बाय अ चेक पेमेंट ऑफ 28,000। दुकानदार को मैंने 28,000 रुपए दिए। ये तो मैंने बैंक से दिए। कितने दिए भाई? 28,000। द बैलेंस बाय द पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मोटर व्हीकल। और मैंने ओल्ड मोटर व्हीकल अपनी एक दे दी। इसका मतलब पुरानी जो मोटर व्हीकल है दुकानदार ने उसके 20,000 रुपए लगाए होंगे। मैं दुकानदार के पास गया, 48,000 की नई मोटर व्हीकल थी, 28,000 रुपीज उसको कैश दे दिए और एक पुरानी मोटर व्हीकल दे दी। इसका मतलब पुरानी मोटर व्हीकल के दुकानदार ने 20,000 लगाए होंगे। उसने बोला 20,000 रुपए में ये खरीदता हूँ, आप 28,000 और दे दें, 48,000 हो गए, ये नई चीज ले जाए। तो इसका मतलब 1 जुलाई 2016 को एक तो आपने परचेज करी है, एक परचेज है मोटर व्हीकल की, साथ में एक डिस्पोजल भी है, एक पुरानी मोटर व्हीकल आपने दी भी है। दो काम किए आपने।
आपने दो काम किए हैं, पुरानी मोटर व्हीकल उसको दे दी है, इसको हम डिस्पोजल कहते हैं, और एक नई मोटर व्हीकल खरीदी भी है। दो काम हुए, एक काम नहीं हुआ, दो काम हुए। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है द व्हीकल दैट वाज पार्ट एक्सचेंज हैड कॉस्ट ऑफ $36,000। अच्छा, ये जो 20,000 रुपए ये तो दुकानदार ने लगाए ना इसके। दुकानदार ने बोला ये चीज मैं 20,000 में खरीदता हूँ, ये चीज मैं 20,000 में आपसे खरीदता हूँ। एक ये बात हो गई। लेकिन जब मैंने ये मोटर व्हीकल खरीदी थी, ये जो मैंने पार्ट एक्सचेंज में मोटर व्हीकल ली है, ये जो मैंने पार्ट एक्सचेंज में मोटर व्हीकल ली है, पार्ट एक्सचेंज का मतलब ये है कि अदला बदली में जो मोटर व्हीकल ली है, जो दुकानदार ने जिसके अगेंस्ट मुझे 20,000 रुपए माफ किए, वो मैंने खरीदी 36,000 की थी। ठीक है, वो मैंने 36,000 की खरीदी थी। कब खरीदी होगी? कब खरीदी होगी? कोई ये बता सकते हैं कि कब खरीदी होगी? सवाल में लिखा हुआ था ऑल द कंपनीज मोटर व्हीकल्स हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2014। इसका मतलब ये मोटर व्हीकल मैंने 36,000 की 1 जनवरी 2014 को खरीदी। 2014 वाला साल चलाया इसको, 2015 वाला साल चलाया इसको, 2016 का आधा साल चलाया इसको, और फिर मैंने ये बेच दी। और ये बेचकर एक नई मोटर व्हीकल खरीद ली। इसके 20,000 रुपए लगे, 28,000 रुपए अपनी जेब से मिलाए, और मैंने एक 48,000 की न्यू व्हीकल परचेज कर ली। ऐसा हुआ। ठीक है जी। द कंपनीज पॉलिसीज टू डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल्स एट 25% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कंपनी की ये पॉलिसी है कि कंपनी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है वो 25% करती है पर एनम यानी कि साल का, यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दो पॉपुलर मेथड्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रेट दिया हुआ होता है तो वो कॉस्ट पर अप्लाई होता है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर रेट दिया हुआ होता है तो वो नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम नेट बुक वैल्यू पर परसेंटेज को अप्लाई करते हैं। A full year's depreciation is charged in the year of purchase but none in the year of sale। जब कोई एसेट परचेज करा जाता है उस साल उसकी मुकम्मल 100% डेप्रिसिएशन चार्ज करी जाती है, 100% उसको डेप्रिशिएट करा जाता है। लेकिन जिस साल कोई एसेट बेचा जाता है उस साल उसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। Prepare the following ledger accounts for the year ended 31st of December 2016, dates are not required। और फिर हमें ये तीन अकाउंट्स बनाने हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये जो ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है ना, इसके बारे में हम थोड़ी चीजें समझते हैं। देखिए, जो व्हीकल हमने पार्ट एक्सचेंज में दी है वो हमने कितने की खरीदी थी? जो व्हीकल हमने पार्ट एक्सचेंज में दी है वो कितने की खरीदी थी? जो मोटर व्हीकल हमने पार्ट एक्सचेंज में दी है, यानी कि पुरानी देकर नई ली है, वो हमने $36,000 की खरीदी थी। क्या सब लोग मेरे साथ हैं? इस व्हीकल को हमने कब खरीदा था? इस व्हीकल को हमने 1 जनवरी 2014 को खरीदा था। इस व्हीकल को हमने 1 जनवरी 2014 को खरीदा था। क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये व्हीकल हमने 1 जनवरी 2014 वाले दिन खरीदी थी? प्यारे बच्चों, आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर हमने इसको पहले साल चलाया, फिर हमने इसको पहले साल चलाया, यानी कि 2014 वाला जो पूरा साल है, ईयर 2014 है, ये पूरा साल इसको चलाया 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 चलाया, इस्तेमाल किया। जब हम मोटर व्हीकल चलाकर इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन का तरीका सवाल में 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लिखा हुआ है। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी 36,000 का 25%। 36,000 का 25% पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी। हमने 36,000 की ये व्हीकल खरीदी, उसको पहले साल चलाया, उसकी 36,000 का 25% यानी कि 9,000 रुपए की डेप्रिसिएशन हुई। अब उसकी नेट बुक वैल्यू क्या बच गई? उसकी नेट बुक वैल्यू क्या बच गई? 36,000 में से आप माइनस कर दें 9,000, 27,000 नेट बुक वैल्यू बच गई एक साल इसको इस्तेमाल कर, यानी कि ये 31 दिसंबर 2014 या 1 जनवरी 2015 वाली वैल्यू है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। फिर इसको एक और साल चलाया, फिर इसको एक और साल चलाया तो एक और साल की डेप्रिसिएशन होगी। एक और साल चलाया, एक और साल की डेप्रिसिएशन कैसे होगी? 27,000 का 25%। अब 27,000 का 25% लेंगे। 27,000 का 25% इसलिए लेंगे क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई होती है नेट बुक वैल्यू पर।
तो 6750 की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास एक और साल की डेप्रिसिएशन होगी। ये डेप्रिसिएशन है फॉर ईयर 2015। अब आ गई नेटबुक वैल्यू। नेटबुक वैल्यू कितनी आ गई भाई? 27,000 माइनस 6,750, 20250 की नेटबुक वैल्यू है। ये नेटबुक वैल्यू किस दिन है? ये नेटबुक वैल्यू किस दिन की नेटबुक वैल्यू है? ये नेटबुक वैल्यू 31 दिसंबर 2015 या फिर 1 जनवरी 2016 की नेटबुक वैल्यू है। ठीक है जी, ये नेटबुक वैल्यू 31 दिसंबर 2015 या 1 जनवरी 2016 की नेटबुक वैल्यू है। क्या इस व्हीकल को मैंने इसके बाद भी मजीद चलाया है? क्या मैंने इस व्हीकल को इसके बाद भी फर्दर इस्तेमाल किया है? हाँ या नहीं? बिल्कुल किया है। कितना टाइम इसको और फर्दर इस्तेमाल किया? कितना टाइम मैंने इसको मजीद इस्तेमाल किया है? मजीद, फर्दर, फर्दर, अभी भी 6 महीने इस्तेमाल किया। और अगर मैंने इस व्हीकल को मजीद 6 महीने इस्तेमाल किया, अगर मैंने इस व्हीकल को मजीद 6 महीने इस्तेमाल किया है, तो क्या उन 6 महीनों की डेप्रिसिएशन मुझे काउंट करनी होगी? हाँ या नहीं? अगर मैं इस व्हीकल को मजीद 6 महीने चला रहा हूं तो उसकी डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि इस सवाल में, हर सवाल में अलग पॉलिसी मेंशन होती है। सवाल में लिखा हुआ है, अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। यानी कि किसी साल अगर मैं कोई व्हीकल बेचूंगा तो उसकी डेप्रिसिएशन उस साल, जिस साल उसको बेचा जा रहा है, वो हम अपने अकाउंट्स में चार्ज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी नेटबुक वैल्यू 20250 ही होगी। और हमने इसको एक्सचेंज करा है, हमने इसके इसके अगेंस्ट जो है वो एक नई मोटर व्हीकल लिया, और वो जो नई मोटर व्हीकल लिया ना, वो नई मोटर व्हीकल हमने 48,000 वाली ली है। और इसके दुकानदार ने इसके 20,000 रुपए लगाए। नेटबुक वैल्यू 20250 थी, पार्ट एक्सचेंज, दुकानदार ने बोला भाई मैं इसके 20,000 रुपए लगाता हूं। अब अगर 20250 वाली चीज मैं दुकानदार को 20,000 में दे रहा हूं। देखिए, वो 20,000 कैश नहीं दे रहा, लेकिन वो बोल रहे हैं ये दे दो मोटर व्हीकल। और नई वाली मोटर व्हीकल जो 48,000 की है, उसके सिर्फ 28,000 रुपए दे दो, यानी कि वो 20,000 रुपए इसके लगा रहा है। इसकी वैल्यू वो 20,000 रुपए लगा रहा है, कैश में नहीं दे रहा, लेकिन उतना ही एडवांटेज आपको नई जो आपने मोटर व्हीकल खरीदी है उसमें दे रहा। तो इसका मतलब आपको तो लॉस हुआ ना। आप 20250 बुक वैल्यू वाली चीज अगर 20,000 में दे रहे हैं तो 250 का आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हो रहा है। लॉस ऑन डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि मोटर व्हीकल बेचने पर नुकसान। नुकसान तब होता है जब प्रोसीड्स जो है वो कंपैरेटिवली कम हो और नेटबुक वैल्यू जो है वो ज्यादा हो। ठीक है जी, तो 250 का आपको नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये जो मोटर व्हीकल बेची है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि इसकी कॉस्ट 20,000 है, सॉरी 36,000 है, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि जिस दिन मैंने इस एसेट को बेचा, जिस दिन मैंने इस एसेट को बेचा उस दिन तक की इसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी? 9,000 प्लस 6,750 यानी कि 15,750। तो इसकी जो नेटबुक वैल्यू थी वो थी 36,000 माइनस 15,750 यानी कि 20250। ऐसे भी आप एक शॉर्ट सी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई मसला है यहाँ तक? ये हमने एक वर्किंग करी है। ठीक है, ये हमने एक वर्किंग करी है। अच्छा, ये वर्किंग जो है इसके बाद ही हम टी अकाउंट्स अपने बनाएंगे, लेकिन एक हमने अपनी वर्किंग कर ली कि भाई जो मशीन बेची है उस पर गेन हुआ या लॉस हुआ और सारी चीजें। अब हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लेते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है? देखिए, हमारे पास जो सवाल में वैल्यूज दी हुई है ना, उसमें लिखा हुआ है मोटर व्हीकल्स एट कॉस्ट 124,000, मोटर व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 54,250, और लिखा हुआ है कि ये 1 जनवरी 2016 की वैल्यू है। 1 जनवरी 2016 वाले दिन, 1 जनवरी 2016 वाले दिन, 1 जनवरी 2016 वाले दिन कंपनी के पास जितनी भी मोटर व्हीकल्स थी, जितनी भी मोटर व्हीकल्स थी, उन सब मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट 124,000 थी। कंपनी के पास जितनी भी मोटर व्हीकल्स थी उनकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 54,250 थी। यानी कि अगर मैं मोटर व्हीकल कॉस्ट लिखूं
मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखूं तो 124,000 और 54,250, और नेटबुक वैल्यू लिखूं तो 124,000 माइनस 54,250। कंपनी के पास जितनी भी मोटर व्हीकल्स थी, कंपनी के पास जितनी भी मोटर व्हीकल्स थी 1 जनवरी 2016, उनकी सब की कॉस्ट 124,000, उन सब की जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है 54,250, और उन सब की नेटबुक वैल्यू 69750। ठीक है, ये 1 जनवरी 2016 की वैल्यूज है, 1 जनवरी 2016 की वैल्यूज है। 1 जनवरी 2016 वाले दिन कंपनी के पास जितनी भी चीजें थी उन सब की वैल्यू है। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या इसमें वो मोटर व्हीकल जो मैंने 1 जुलाई 2016 को बेची है उसकी कॉस्ट भी शामिल होगी? जो मोटर व्हीकल मैंने 1 जुलाई 2016 को बेची है, क्या वो इस 124,000 में शामिल है? बेटा, जो मोटर व्हीकल मैंने 1 जुलाई 2016 को बेची है, 1 जुलाई 2016 को बेची है, वो खरीदी थी 1 जनवरी 2014 को। वो खरीदी थी 1 जनवरी 2014 को। 14 से 15 आया, 15 से 16 आया, 16 से 31 जुलाई 2016 आई, तो इसमें शामिल होगी ना। देखे, मैंने ये मोटर व्हीकल जो 36,000 की खरीदी कब थी? खरीदी थी 1 जनवरी 2014 को, वो इसमें शामिल है। मैंने 1 जनवरी 2024 को 14 को जो जो चीजें खरीदी वो 1 जनवरी 2016 वाली वैल्यू इसमें भी तो शामिल होगी। इस 124,000 में बहुत सारी व्हीकल्स हैं, इसमें वो व्हीकल भी होगी जो 1 जुलाई 2016 को बेची है। 1 जुलाई 2016 जो है वो 1 जुलाई 2016 जो है वो 1 जनवरी 2016 के बाद आता है, बाद आता है। अब अगर बाद में आता है तो इसका मतलब इसमें शामिल होगी, इसमें तो शामिल होगी। शामिल कब नहीं होती? शामिल तब नहीं होती जब मैंने इससे पहले बेच दी होती। 1 जनवरी 2016 की जो वैल्यूज दी हुई हैं, 1 जनवरी 2016 की 124,000 की वैल्यूज हैं, इसमें ये वाली मोटर व्हीकल तो शामिल होगी ना, क्योंकि ये तो मैंने 36,000 की खरीदी थी 1 जुलाई 2014 को। फिर ये 15 में भी थी मेरे पास, फिर ये 16 में भी थी मेरे पास, और 16 के भी बीच में जाकर बेची है, तो ये शामिल होगी इधर, शामिल होगी इधर। ठीक है, इस चीज को जरा दिमाग का इस्तेमाल कर कर सोचा करें, फिर आप अपना जवाब दिया करें। ये इसमें शामिल होगी बेटा, इसमें इंक्लूडेड होगी। ठीक है। अच्छा, अब एज पर पॉलिसी लिखा हुआ है फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज है बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। जिस साल में कोई एसेट खरीदता हूं उसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाता हूं, लेकिन जिस साल कोई एसेट बेचता हूं उस साल उसकी डेप्रिसिएशन लगाता नहीं हूं, नहीं लगाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 36,000 वाली मोटर व्हीकल है जो कि 124,000 में शामिल है, अब इसकी डेप्रिसिएशन नहीं लगानी। अगर मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूं साल 2016 के लिए, तो मुझे 124,000 जिन व्हीकल्स की कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगानी। डेप्रिसिएशन लगाने से पहले मुझे इसमें से ये वाला एसेट हटा देना चाहिए। डेप्रिसिएशन की परसेंटेज अप्लाई करने से पहले मुझे ये वाला एसेट हटा देना चाहिए, बिकॉज कंपनी की ये पॉलिसी है कि 2016 में सिर्फ उन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगेगी जो एसेट्स कंपनी के पास होंगे या खरीदे होंगे। लेकिन ये एक ऐसा एसेट था जो ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया। अगर ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगानी। डेप्रिसिएशन जो लगानी है वो इन एसेट्स पर लगानी है। 124,000 में 36,000 के जो एसेट्स है वो तो ड्यूरिंग द ईयर बेचे, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। जो नहीं बेचे हैं और इस्तेमाल करते गए उस पर लगेगी। अच्छा, ये जो 54,250 है, क्या इसमें 54,250 इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जितने भी एसेट्स है उन सब की टोटल डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताएं कि क्या इसमें उस एसेट की जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन भी शामिल होगी, हाँ या नहीं? बताएं। हाँ, इसमें शामिल होगी। ठीक है ना? कितनी शामिल होगी?
पहले 2 सालों की डिप्रिसिएशन शामिल होगी, यानी कि 15750। ठीक है, तो मैं, ये वो वाला एसेट है, ये वो वाला एसेट है, ये वो वाला एसेट है जो ड्यूरिंग द ईयर बेचा है। इसके अलावा जितने भी एसेट्स है ना, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 38,500। ठीक है, ये कौन से एसेट्स की वैल्यू निकाली है जिसमें ये वो वाले एसेट्स हैं जो मैंने नहीं बेचे इस साल, ये वो वाले एसेट्स हैं जो मैंने इस साल नहीं बेचे हैं। ठीक है, ये वो वाले एसेट्स हैं जो मैंने इस साल बेचे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक और चीज, मैं एक और वर्किंग करता हूं ऐसे। देखिए, 1 जनवरी 2014 को मैंने कितने एसेट्स खरीदे थे? 1 जनवरी 2014 को मैंने कितनी कॉस्ट के एसेट्स खरीदे थे, बताइएगा जरा। 1 जनवरी 2014 को जितने भी एसेट्स खरीदे थे, सबकी कॉस्ट टोटल बताइएगा मुझे। 1 जनवरी 2014 को कितने रुपए के एसेट्स खरीदे थे मैंने? 1 जनवरी 2014 को कितने के एसेट्स खरीदे थे मैंने, बताइएगा। 124,000 के। अच्छा, मुझे डेप्रिसिएशन ईयर 2014 की डेप्रिसिएशन, ईयर 2014 की डेप्रिसिएशन बताइएगा कितनी होगी इसका? 25%। ठीक है, अच्छा, नेटबुक वैल्यू क्या आई होगी 31 दिसंबर 14 वाली? इसमें से इसको माइनस कर दें। अच्छा, फिर ईयर 2015 की डेप्रिसिएशन, ईयर 2015 की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? इसका 25%, ये नेटबुक वैल्यू है ना, नेटबुक वैल्यू पर 25% लगाते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। 1,24,000 का 25% लगाया, 31,000 आया, 31,000 माइनस किया, 93,000 बचा। 93,000 का 25% लगाया, 23,250 आ रहा है। और 31 दिसंबर 2015 की जो नेटबुक वैल्यू है वो बन जाती है, इसमें से इसको माइनस कर दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस्ट जो थी 1,24,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो थी ना, वो 31,000 और 23,250। ये देखिए, सवाल के डेटा से मैच कर रहा। मैंने ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वर्किंग इसलिए करी है आप लोगों को प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए कि सवाल में जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड दी हुई है ना, वो कैसे आई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पिछले सारे सालों की टोटल डेप्रिसिएशन। तो अगर हम पिछले सारे सालों की डेप्रिसिएशन का टोटल करते हैं, अगर हम पिछले सारे सालों की डेप्रिसिएशन का टोटल करते हैं, तो वो 54,250 बन रहा है। आप देख रहे हैं जो सवाल में वैल्यू दी हुई थी वो कैसे आई है, वो मैंने डिराइव की है। सवाल के हिसाब से 124,000 की सारी चीजें थी। पहले साल की 31,000 की डेप्रिसिएशन 93,000 बचा, दूसरे साल की 23,250 की डेप्रिसिएशन 69,750 बचा। तो सवाल के हिसाब से अगर आप ये वर्किंग करते हैं ना, तो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 54,250 ही आ रही है। क्या यहां तक ये सारी बात क्लियर है? हाँ प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अच्छा, अब देखिए जरा, इस पर, इस पूरे पर इस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। जब मैं डेप्रिसिएशन लूंगा तो इसका 25% नहीं लूंगा, इसका 25% नहीं लूंगा। मैं इसमें से वो एसेट्स हटा देता हूं, मैं इसमें से वो एसेट्स हटा देता हूं जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर बेचे हैं। अब जो एसेट्स बच गए वो ये हैं। अच्छा, कोई एसेट अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, कोई एसेट अगर ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज करा है, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए? बिल्कुल। अगर आपने कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा है, अगर आपने कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा है, तो एज पर कंपनीज पॉलिसी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी, और आपने जो एसेट परचेज करा है उसकी वैल्यू 48,000 है। तो होगा ये कि आपकी अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की मैं वर्किंग करूंगा ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये उन एसेट्स की नेटबुक वैल्यू है, ये उन एसेट्स की नेटबुक वैल्यू है जो मैंने पूरे साल चला है। 49,500 उन एसेट्स की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है जो मैंने पूरे साल चलाए हैं, ये इस साल भी इस्तेमाल करे हैं, इस साल नहीं बेचे हैं, इन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। और जो एसेट मैंने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, जो एसेट मैंने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, उसकी भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन मुझे लगानी पड़ेगी। जो एसेट मैंने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है लेकिन 6 महीने चलाया है, उसकी भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। ये कंपनी की पॉलिसी है। कंपनी की पॉलिसी है, a full year's depreciation is charged in the year of purchase but none in the year of sale।
अगर आपने एसेट एक दिन पहले भी खरीदा, साल खत्म होने से पहले, आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाओगे, 6 महीने की नहीं। ये कंपनी की पॉलिसी लिखी हुई है। तो आप जो है वो 48,000 का 25,000 लोगे, उसको 6/12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्लियर हो गई ये बात? तो ये तो हमने कुछ वर्किंग्स कर ली, ठीक है। अब हमें मोटर व्हीकल का कॉस्ट का अकाउंट बनाना है। अब हम अकाउंट्स बना लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रफ अकाउंट्स बना रहा हूँ, लेकिन आप उसको जो है वो रिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी। एक है मोटर व्हीकल्स का कॉस्ट का अकाउंट। उसके बाद आपका मोटर व्हीकल्स का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और फिर डिस्पोजल का अकाउंट। ठीक है। ये 3 अकाउंट्स हम बना रहे हैं। मोटर व्हीकल का कॉस्ट का अकाउंट, मोटर व्हीकल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और डिस्पोजल का अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स हमें बनाने हैं। सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है भाई? बैलेंस ब्रॉट डाउन है 124,000। ठीक है। यानी कि साल के शुरू में मेरे पास कितने की चीजें थी? 124,000 की थी। अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो, अगर आप कोई नॉन करेंट एसेट परचेज करते हो, तो उसकी डबल एंट्री पास हो जाती है। मोटर व्हीकल्स का अकाउंट डेबिट, बैंक का अकाउंट क्रेडिट। तो आपने एक एसेट परचेज करा, ठीक है ना। और उस एसेट को परचेज करने के लिए आपने पूरे पैसे कैश में नहीं पे किए, 28,000 कैश में पे किए, और बाकी पैसे जो है ना वो डिस्पोजल अकाउंट से हमने पार्ट एक्सचेंज किया। पार्ट एक्सचेंज का मतलब यह है कि कोई पुराना एसेट दिया। लेकिन अगर आप टोटल करेंगे ना, तो डेबिट साइड 48,000 से ही डेबिट हो रही है। जो नया वाला एसेट आपने खरीदा है, उसकी जितनी कॉस्ट थी, आप अपने अकाउंट को उतने से ही डेबिट कर रहे हो। यानी कि आप डेबिट साइड पर टोटल 48,000 की डेबिट की एंट्री ही पास कर रहे हो, जो कि नए वाले एसेट है उसकी कॉस्ट थी। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर आपने एक एसेट बेचा है। जब आप एसेट बेचते हो तो उसको डिस्पोजल अकाउंट में ले जाते हो, और ये कॉस्ट का अकाउंट है। तो आपने जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट थी 36,000। आपने जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट थी 36,000, तो यहाँ पर 36,000 आ जाएगा। और फिर आप अपने पास बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे। 124,000 साल के शुरू में हमारे पास एसेट्स थे, 48,000 के और एसेट्स खरीदे, और 36,000 के बेच दिए। सो अब अगर मैं इसको यहाँ से टोटल करता हूँ, ये 172,000 है, ये भी 172,000 है, और 172,000 में से मैं माइनस कर देता हूँ 36,000। तो 136,000 का बैलेंस कैरी डाउन है, जो कि यहाँ का बैलेंस ब्रॉट डाउन भी बनेगा। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगले साल का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो 136,000 होगा। हम्म, ठीक है जी, कोई मसला है इसमें? सही है। देखिए, मोटर व्हीकल के कॉस्ट का अकाउंट बनाना था। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस, जो चीज खरीदी वो डेबिट पर आती है, जो बेच दी वो क्रेडिट पर आती है, और इस तरह से अकाउंट क्लोज हो गया। अच्छा, फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितनी थी? ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो थी साल के शुरू में, वो 54,250 थी। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर यहाँ आ जाता है, यानी कि इस साल डेप्रिसिएशन का जितना भी एक्सपेंस होना चाहिए वो यहाँ पर आता है। तो इस साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 12,375, और 12,000 यानी कि 24,375 है। ठीक है। और अगर आप कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर बेच देते हो, अगर आप कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर बेच देते हो, तो उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन पिछले सालों की अभी तक बेचने वाले दिन तक होती है, वो सारी डिस्पोजल अकाउंट में चली जाती है। तो जो एसेट आपने बेचा है, उसकी आज तक की जो टोटल डेप्रिसिएशन थी वो 15,750 थी, ये डिस्पोजल अकाउंट में चली जाएगी। और यहाँ पर आप इसका बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका ये टोटल दोनों सेम है। इसमें से इसको किया माइनस,
62,875, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 62,875। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? ये मैंने आपके पहले दो अकाउंट्स बना दिए, एक आपका मोटर व्हीकल का कॉस्ट का अकाउंट बनाया और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया, जैसे हमने पढ़ा था उसी हिसाब से। अब फाइनली डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है। जब हम कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी कॉस्ट पूरी की पूरी डिस्पोजल अकाउंट में आती है। तो मोटर व्हीकल कॉस्ट के अकाउंट से जो 36,000 आए हैं वो ये रहे। इसकी जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो मोटर व्हीकल के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से आ जाती है, तो वो ये वाली वैल्यू है 15750। 36,000 का एसेट था, 15750 का उसको मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, उसकी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बुक कर चुका हूँ। पार्ट एक्सचेंज हुआ इसका, यानी कि एक नई व्हीकल ली इसके अगेंस्ट, उसकी वैल्यू जो लगी, इस व्हीकल की वैल्यू लगी उस व्हीकल को लेते वक्त वो 20,000 है। तो हमारे पास अगर लॉस ऑन डिस्पोजल है, ये साइड 36,000 पर आ रही है और ये साइड जो है वो 35,750 पर आ रही है, यानी कि हमारे पास अगर लॉस ऑन डिस्पोजल है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर यहाँ से जाता है, और लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो हमारे पास एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो 250 है। हाँ जी, क्या ये तीनों अकाउंट क्लियर हैं आप सबको? काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि इन तीनों अकाउंट्स में से किसी भी अकाउंट में आपको कोई भी इशू तो नहीं है। डन? ओके है, गुड है, आगे बढ़े। अच्छा, अब अगले दो पार्ट्स थोड़े से थियोरेटिकल हैं और उसको ज़रा मैं ब्रीफली आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दूँ बेटा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया ना। जो मोटर व्हीकल हमने 6 महीने पहले खरीदी है उसकी पूरे 6 महीने की डेप्रिसिएशन 48,000 का 25%, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई व्हीकल ड्यूरिंग द ईयर खरीदते हो तो उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। और कुछ एसेट्स ऐसे थे जो मैंने बेचे ही नहीं है, जो मेरे पास साल के शुरू में भी थी, साल के आखिर में भी हैं, और इनको मैंने पूरे साल चलाया है, इनको मैंने सेल आउट नहीं किया। इनकी जो भी नेटबुक वैल्यू थी उसका 25%, और इन दोनों को ऐड कर दें तो 24,375 आता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये 24,375 इस तरह से आ गया है। अच्छा जी, अब इसके बाद आपके पास जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, जरा उसको डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा सा चीज़ें पेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, सवाल कहता था एनालाइज द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016 if FA Limited had always used the straight line method of depreciation at 20% per annum, show your workings। सवाल ये कहता है कि अगर कंपनी जो है वो हमेशा से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही होती डेप्रिसिएशन का और 20% का रेट होता, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर पर क्या फर्क होता? अच्छा देखिए, अभी आपके पास जो ये आपने अकाउंट्स बनाया ना, इससे क्या क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं? एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें जाता है, और एक लॉस ऑन डिस्पोजल है। लॉस ऑन डिस्पोजल भी आपके पास एक्सपेंसेस की जगह पर आ रहा होता है, करेक्ट? तो आपके पास जो है ना वो टोटल एक्सपेंस पे जो अमाउंट जा रही है ना वो 24,625 है। ठीक है, टोटल एक्सपेंस में जो अमाउंट जा रही है ना वो 24,625 है। 24,375 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और 250 का लॉस और डिस्पोजल है, तो टोटल जो अमाउंट है ना वो 24,625 है जो एक्सपेंसेस में आप चार्ज कर रहे हो। ठीक है, इसमें कोई मसला? अब वो बोलता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज नहीं कर रहे होते बल्कि 20% स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे होते, तो आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता? स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दी हुई होती है तो वो नेटवर्क वैल्यू पर अप्लाई नहीं होती है, किस पे अप्लाई होती है? वो कॉस्ट पर अप्लाई होती है। ठीक है, अब इसका आंसर जरा देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015 वुड बी 27,200 using the straight line method, but 24,375 using the reducing balance method।
वो ये कहता है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा होता डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 24375 नहीं होता, ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से वो होता कितना, बोलता है वो बोलता है कि 27,200 होता। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना होता, कैसे आता? देखें, हमारे पास अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे होते तो ये कॉस्ट है ना, एसेट की ये कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है। तो आप जब डेप्रिसिएशन अप्लाई करते 88,000 और 48,000, 88,000 उन एसेट्स की कॉस्ट है जो आपके पास पहले से पड़े हुए, 48,000 उन एसेट्स की कॉस्ट है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदे। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का यूज कर रहा होता तो मैं क्या करता, मैं डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करता, मैं लेता 20%। किस चीज का 20%? 88,000 और 48,000, जितने भी एसेट्स मेरे पास है उनकी जितनी कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट है उसका 20% लेता, यानी कि मेरी डेप्रिसिएशन 27,200 होती। इसका मतलब अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता तो मेरी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू फॉर द ईयर होती वो 2825 ज्यादा होती। पहली चीज ये समझ गए। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट कॉस्ट पर अप्लाई होता है, तो मेरे पास इस साल जो एसेट्स हैं उसकी जो कॉस्ट होती वो 88 और 48,000 होती, और मैं इसका 20% देता तो डेप्रिसिएशन बनती 2825। तो एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरा ज्यादा होता, एक तो मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा होता। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल की बात करते हैं। आगे वो लिखता है द लॉस ऑन सेल ऑफ द मोटर व्हीकल वुड बी 1600, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल 1600 होता। कैसे? देखिए, मोटर व्हीकल आपने 36,000 की खरीदी है, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का अप्लाई कर रहे होते तो आप पहले साल 36,000 पर 20% ये डेप्रिसिएशन लगाते। ठीक है, 36,000 में से 7,200 माइनस हो गया, अगले साल की डेप्रिसिएशन भी सेम लगाते, अगले साल की डेप्रिसिएशन भी 36,000 का 20% लेते, अगले साल की डेप्रिसिएशन भी 36,000 का 20% लेते, तो इसकी नेटबुक वैल्यू 21,600 बच जाती। 21,600 वाली चीज मैं बेच रहा होता 20,000 में, तो मुझे 1,600 का लॉस हो रहा होता। 21,600 वाली चीज अगर मैं 20,000 में बेचता तो मुझे 1,600 का लॉस हो रहा होता। तो ये लॉस 250 नहीं होता, ये लॉस होता 1,600, ये लॉस 1,600 होता, यानी कि लॉस भी मेरा जो है वो 1350 ज्यादा होता मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मेरे टोटल एक्सपेंसेस जो है ना वो 4175 ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन प्लस लॉस जो है वो 28,800 होता। यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये सारा अमाउंट जो है वो 24,625 है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर वुड बी रिड्यूस बाय 4175, में एक्सपेंसेस में 4175 ज्यादा दिखा रहा होता। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी, इसमें आई गेस कोई मसला किसी को नहीं होगा, है ना? अच्छा, अब आपके पास देखो आखिरी पार्ट बोलता है एक्सप्लेन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स दैट अप्लाई टू मेकिंग द एनुअल चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि मैं डेप्रिसिएशन बुक्स में क्यों चार्ज करता हूँ। तो एक आपका अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम एक्रूअल या मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट शुड बी मैच्ड एट द टाइम टू द टाइम पीरियड ऑफ इनकम अर्न बाय द एसेट, यानी कि ये मेथड आपको या ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का आपको ये कहता है, एक्रूअल्स या मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है एज पर एक्रूअल्स या मैचिंग कॉन्सेप्ट, आप जब एसेट खरीदते हैं ना तब आप उसको अपने एक्सपेंसेस में 100% चार्ज नहीं करते, बल्कि उसकी जो यूजफुल लाइफ होती है उस पर उसकी कॉस्ट को स्प्रेड करते हो और इक्वली चार्ज करते हो। यानी कि जिस साल आपने एसेट इस्तेमाल करा, मिसाल के तौर पर एक चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी, अब वो 100 रुपए की चीज अगर 5 साल मुझे फायदा देगी, तो हर साल मैं अपने एक्सपेंसेस में 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए लेकर जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक साथ 100 रुपए एक्सपेंसेस में लेकर नहीं जाऊंगा। Prudence spreading the cost of an asset over its useful life avoids overstating annual profits or value of assets. Consistency enables valid comparison. उसके बाद
आपके पास एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि एसेट की कॉस्ट को इवनली स्प्रेड कर दो और जैसे जैसे एसेट यूज करते रहो उसको उसके एक्सपेंसेस में चार्ज करते रहो। अब ये पूरा सवाल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा है। आप लोगों ने क्या करना है कि इस सवाल की रिकॉर्डिंग को देखते हुए इस सवाल को अगर आप दोबारा 1 से 2 बार अटेम्प्ट करेंगे तो काफी बेहतर हो जाएंगे। इस सवाल को 1 से 2 बार दोबारा अटेम्प्ट करिएगा, इस सवाल की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, मजीद बातें हम जो है वो अपने व्हाट्सएप पर कर लेते हैं और व्हाट्सएप पर मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। मजीद डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर करता हूं और इस सवाल की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू।